नमस्कार। हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्त राम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना के विवाद पर आखिरकार केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की बात मान ली। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस परियोजना के निर्माण को लेकर एक फूटी कौड़ी खर्च करने को तैयार न होने की चेतावनी दी गई थी। केंद्र सरकार लगातार दबाव बना रहा था और कई सालों से चल रहे इस विवाद को लेकर आज दिल्ली में निर्णायक बैठक थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार करीब 4 साल पहले सत्ता में आई थी और मुख्यमंत्री ने सत्ता में काबिज होते ही 2-2 कह दिया था कि हिमाचल प्रदेश का पानी अगर इस्तेमाल करना है तो इसमें पैसा हम नहीं खर्च करेंगे, जो बिजली बनेगी हमें देनी पड़ेगी और जो पानी है वो दूसरे राज्यों को हमने देना है। तो ये बिल्कुल गलत है कि पानी भी हमारा बनाकर भी हम दें, खर्च भी हमारा। उन्होंने 2-2 कह दिया था कि अगर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान को पानी चाहिए तो केंद्र सरकार इस परियोजना पर खर्च करे और जो इसके बदले बिजली तैयार होगी उस पर पूरा प्रॉफिट हिमाचल प्रदेश का हो। ये लगातार मंत्रणा चलती रही, क्योंकि अकेला हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि इसके साथ उत्तराखंड भी था, क्योंकि कुछ हिस्सा उत्तराखंड भी था। उत्तराखंड हालांकि इस बात को ना नुकर नहीं कर रहा था। इसके पीछे बड़ी वजह यह थी कि दिल्ली में एनडीए की सरकार है, उत्तराखंड में भी एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बन गई और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने तलक तेवर दिखाने शुरू हो गए तो 4 साल का समय बीत गया। अंततः आज निर्णायक बैठक थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान तथा हरियाणा के राज्यों ने हिस्सा लिया। केंद्र पहले की तरह मीटिंग की शुरुआत में अड़ गया कि किसाऊ बांध परियोजना के निर्माण के लिए इस पर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट बनना है 422 मेगावाट का, उसमें 50% खर्चा हिमाचल प्रदेश सरकार उठाए और 50% खर्चा उत्तराखंड की सरकार उठाए। मुख्यमंत्री ने फिर 2-2 कह दिया कि हिमाचल अपने हिस्से का पानी दूसरे राज्यों को दे और इस पर बनने वाली बिजली के पैसे पर भी खर्च करे। यह हिमाचल प्रदेश को कतई मंजूर नहीं है। मुख्यमंत्री ने तल्ख लिहाज से यह कह दिया कि अगर आपको पानी चाहिए, अगर केंद्र सरकार चाहती है कि आप दूसरे राज्यों को हिमाचल प्रदेश का पानी देना चाहती है तो हिमाचल प्रदेश फूटी कौड़ी खर्च नहीं करेगी। उन्होंने कहा 50% तो दूर, हम एक धेला भी खर्च नहीं करेंगे। और मुख्यमंत्री ने शर्त रखी, इससे जो भी बिजली तैयार होगी उसका 50% यानी कि आधी कमाई हिमाचल प्रदेश लेगी। काफी गहमी चलती रही। अंततः मुख्यमंत्री ने जब तल्ख तेवर दिखाए कि कम से कम हम इस समझौते के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, अगर आपको पानी चाहिए तो खर्च आप कीजिए और बिजली हमें दीजिए। दरअसल किसाऊ बांध परियोजना का पानी हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को जाना है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से बहने वाली यमुना की सबसे प्रमुख सहायक टोंस नदी का पानी इन राज्यों की प्यास बुझाएगा। और जाहिर तौर पर इस समय दिल्ली पानी की समस्या से जूझ रहा, हरियाणा जूझ रहा है, राजस्थान जूझ रहा है। इसके चलते केंद्र सरकार इस समस्या के निदान के लिए कई वर्षों से प्रयास कर रही है। हिमाचल प्रदेश के अलावा कुछ पानी उत्तराखंड के हिस्से का भी है। इस कारण केंद्र ने पहले दिन से यह शर्त रखी थी कि बांध पर खर्च होने वाली राशि, यानी जो पानी यहां पर इस बांध बनेगा, पानी जाएगा, उसमें 10% राशि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड खर्च, दोनों राज्य मिलकर खर्च करेंगे और बाकी 90% खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। इस पर हिमाचल प्रदेश ने कोई आपत्ति नहीं की कि ठीक है, जो पानी के लिए बांध बनेगा उस पर हम हरियाणा के साथ 10% का शेयर खर्च करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसी बांध पर 422 मेगावाट की विद्युत परियोजना का निर्माण होना और इस पर करीब 3600 करोड़, हालांकि यह पुराना खर्चा है, यानी कि केंद्र की शर्त यह थी कि 3600 करोड़ में से 50% हिमाचल और 50% ही उत्तराखंड खर्चा करे, यानी 1800 करोड़ हिमाचल प्रदेश को खर्च करना था, जो कि अब समझौते के बाद आने वाले दिनों में बढ़कर 4000 करोड़ इसकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की कीमत हो सकती है। इससे ज्यादा भी इसकी लागत बढ़ सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री ने मीटिंग के शुरुआती में अपने तेवर दिखा दिए और कहा, अगर आपको पानी चाहिए आप बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम फूटी कौड़ी नहीं देंगे। दूसरी, मुख्यमंत्री ने शर्त रखी कि इसमें जो बिजली बनेगी उस बिजली से जो पैसा आएगा, जो आमदन होगी,
वो 100% 50% हमारी होगी। यानी कि 422 मेगावाट प्रोजेक्ट में जो 50% प्रॉफिट होगा वो विशुद्ध रूप से हिमाचल प्रदेश की सरकार का होगा, ना हम केंद्र को देंगे ना हम उत्तराखंड को देंगे। लेकिन हुआ क्या, उत्तराखंड ने आखिरकार केंद्र की शर्त मान ली, क्योंकि वो एक मजबूरी हो सकती थी। केंद्र में भाजपा की सरकार है, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है। उत्तराखंड ने आज ये शर्त मान ली कि इसमें जो 50% हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर खर्चा होगा वो 50% यानी 1800 करोड़ जो पुरानी अनुमानित लागत है, जो आगे बढ़कर 2000 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ सकती है, वो हम कर लेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश नहीं माना। दूसरा, केंद्र ने एक ऑफर और दिया राज्य सरकार को, हिमाचल प्रदेश की सरकार को ऑफर दिया कि आप मान लीजिए आपको हम 12% रॉयल्टी दे देते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शर्त को भी नामंजूर कर दिया। अंततः अमित शाह ने बैठक में कहा कि ठीक है, उत्तराखंड इसमें 50% अपना खर्च वहन करे। हिमाचल प्रदेश के हिस्से का अगर हिमाचल प्रदेश सरकार नहीं मानती तो जनहित में यानी राष्ट्रीय हित में इस परियोजना का महत्व देखते हुए केंद्र सरकार इस परियोजना का जो 50% हिमाचल का हिस्सा है वो केंद्र सरकार खर्च करेगी। और आज का जो एमओयू हुआ, जो आज का समझौता हुआ, सैद्धांतिक सहमति बनी, उसके अनुसार अब इस परियोजना के बांध पर खर्च होने वाला 90% केंद्र करेगा, 10% हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड मिलकर करेगा। और जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसी बांध पर 422 मेगावाट की बिजली बननी है, इससे करीब 1200 करोड़ का सालाना प्रॉफिट आने वाले इसमें विद्युत उत्पादन से, वो हिमाचल प्रदेश को 600 करोड़ आएगा, 600 करोड़ उत्तराखंड को जाएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश फूटी कौड़ी इस 422 मेगावाट के प्रोजेक्ट पर खर्च नहीं करेगा। ये राशि खर्च करेगी केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश को 600 करोड़ आएगा। जाहिर तौर पर यह हिमाचल के पानी को लेकर सबसे बड़ी दिल्ली में आज हिमाचल प्रदेश की जीत हुई। राज्य सरकारों की बात की जाए तो शांता कुमार के दौर से लगातार रॉयल्टी की मांग की जा रही थी। शांता कुमार रॉयल्टी की मांग करते थे। शांता कुमार को हिमाचल प्रदेश के पानी का महत्व पता था कि हिमाचल प्रदेश का पानी कितना अनमोल है। और जो एक शांता कुमार ने प्रयास किया था, आखिरकार लंबी लड़ाई के बाद आज उसको सार्थक कर दिया। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के सरकारी स्कूलों में सीबीएसई अंग्रेजी शिक्षकों के पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने अपने पारित आदेशों में यह स्पष्ट कर दिया कि कोर्ट की अनुमति के बिना चयनित उम्मीदवारों को अंग्रेजी शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति पत्र जारी ना किए जाए। उधर सीबीएसई नियुक्ति के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड का टेस्ट उत्तीर्ण करने वाले मेरिटोरियस शिक्षकों ने अपनी नियुक्ति के लिए राज्य सरकार से आग्रह किया है। मेरिट पास शिक्षकों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू किसी सिफारिश या दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। शिक्षकों को भरोसा है कि मुख्यमंत्री द्वारा गठित की गई कैबिनेट की सब कमेटी मलाईदार स्टेशनों पर जमे रसूखदारों के चक्रव्यूह को तोड़ेगी और सालों से चली आ रही सिफारिशी संस्कृति का खात्मा करेगी। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के 147 स्कूलों में सीबीएसई दाखिले शुरू हुए हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की अफसरशाही की लचर व्यवस्था के बीच अब सुक्खू सरकार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट लिटिगेशन में उलझने लगा है। अप्रैल से हिमाचल प्रदेश में कक्षाएं शुरू होनी थी, लेकिन जून का आधा महीना आज बीत जाने के बावजूद अभी तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। और इस कारण हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सीबीएसई का खवाब लेकर सीबीएसई का एक ये उनके मन में भाव था कि हम सरकारी स्कूलों में अब सीबीएसई की पढ़ाई करेंगे, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबको compete करेंगे। इसी उम्मीद के साथ दाखिला लेने वाले 400 से ज्यादा हिमाचल प्रदेश के वे छात्र जिन्होंने एचपी बोर्ड और प्राइवेट स्कूलों से सीबीएसई के सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया था, अब फिर यू टर्न ले लिया और वापस वे हिमाचल प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में चले गए हैं, हिमाचल प्रदेश के बोर्ड के स्कूलों में चले गए हैं। यानी कि ये जो कचर पचर शुरू हुई है सीबीएसई को लेकर, जो ये लचर व्यवस्था चल रही है, जितनी लेट लतीफी की जा रही है, उसका खामियाजा अब साफ तौर पर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के छात्र अब फिर वापस एचपी बोर्ड के स्कूलों में जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। क्योंकि अप्रैल का पूरा महीना बीत गया, मई का पूरा महीना बीत गया, 15 जून आज बीत गई है। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले अगर यही व्यवस्था रही, यही पॉलिटिक्स हावी रही, अगले 2-3 महीनों में भी स्कूलों में सीबीएसई टीचर नहीं लग पाएंगे। इसी डर और भय के बीच बच्चे फिर वापस जाने लगे हैं। लिहाजा अगर अफसरशाही की नींद नहीं खुली, सरकार ने सख्ती नहीं दिखाई, जल्द सीबीएसई अध्यापकों को नियुक्ति नहीं दी, फिर यह सीबीएसई का खवाब अधूरा रह सकता है।
उधर कॉलेज कैडर के सहायक प्राध्यापकों के नियमितीकरण की तिथि को संशोधित किया गया है। शिक्षा विभाग ने कार्मिक विभाग के 2 अप्रैल 2026 के निर्देशों की अनुपालना करते हुए इन शिक्षकों की सेवाओं को 1 अक्टूबर 2025 से नियमित किए जाने का आदेश पारित किया है। इसका लाभ राज्य के 329 शिक्षकों को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरे पिता कर्मचारी थे, मैंने उनके जीवन के संघर्ष, जिम्मेदारियों और परिवार के लिए त्याग को बहुत करीबी से देखा। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने ओल्ड पेंशन बहाल की। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा ओपीएस को बंद करने के संकेत देकर राज्य में यूपीएससी लाने का सीधा मैसेज देती है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कर्मचारियों और उनके परिवारों के हितों के साथ कोई समझौता होने नहीं देंगे। वहीं मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 2027 के बाद ओपीएस का इंपैक्ट आएगा। अभी उसका बहुत प्रारंभिक स्टेज में इंपैक्ट है, क्योंकि रिटायरमेंट की शुरुआत वर्ष 2027 के बाद होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस वर्ष 2023 में दोबारा लागू हुई है। वह स्थिति प्रदेश के लिए अलार्मिंग सिचुएशन वाली थी, जब आपके पास विकास के लिए पैसा नहीं बचेगा, नई पीढ़ी के लिए नौकरियों की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी और पेंशन देना तो दूर, अगर ये व्यवस्था जारी रही तो कर्मचारियों को वेतन देना भी मुश्किल हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हम कर्मचारियों के हितों के लिए पहले दिन से उनके साथ चट्टान के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम ओपीएस का कभी ना विरोध करते थे, ना कर रहे हैं, लेकिन हमने केंद्र के साथ मिलकर जरूर इतना कहा था कि कर्मचारियों के लिए कोई बीच का ऐसा रास्ता निकाला जाए कि उनका भविष्य भी सुरक्षित रहे और उन्हें वेतन के लाले ना पड़े, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन दिखाई दे रही है। बहरहाल इस पूरे मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री एवं हिमाचल प्रदेश के कद्दावर नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने प्रदेश सरकार द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की सराहना करते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों में भर्तियों के दौरान डोप टेस्ट मैंडेटरी करना एक शानदार कदम है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि भविष्य में किसी भी प्रकार के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए डोप टेस्ट अनिवार्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह डोप टेस्ट प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषद, नगर निकाय के तमाम पंचायत के और शहरी निकाय के प्रतिनिधियों के लिए लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेहतर होता हिमाचल प्रदेश की सरकार इसी पंचायत चुनाव में पंचायत प्रतिनिधियों को चुनाव लड़ने से पहले डोप टेस्ट की शर्त रखती, तो यह हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ एक निर्णायक जंग हो सकती थी। उन्होंने कहा कि भविष्य में कोई भी चुनाव लड़ने के लिए डोप टेस्ट मैंडेटरी किया जाना चाहिए। यानी कि इशारा यह भी था कि विधायक को एमएलए का नामांकन भरने से पहले डोप टेस्ट से गुजरना चाहिए। एक शांता कुमार ने बड़ी बात कही। शिमला में नॉर्थ जोन काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। 19 जून को यह बैठक शिमला में की जाएगी, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। और ये नॉर्थ काउंसिल के यानी कि नॉर्थ इंडिया के जितने भी चीफ सेक्रेटरी हैं वे सभी यहां पर आएंगे। जो सीनियर मोस्ट चीफ सेक्रेटरी होगा नॉर्थ जोन का, वह इस बैठक की अध्यक्षता करेगा। और उसमें जितने भी बाउंड्री विवाद हैं, जितने भी हिमाचल प्रदेश और दूसरे नॉर्थ काउंसिल के इश्यूज हैं, उन पर डिस्कशन होगी और भारत सरकार को इसकी रिकमेंडेशन भेजी जाएगी। प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव करते हुए इसके दायरे को सीमित कर दिया है। संशोधित अधिसूचना के अनुसार अब 18 से 20 वर्ष आयु वर्ग की युवतियों को इस योजना के तहत मिलने वाली 1500 रुपए की प्रतिमाह की सहायता राशि के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। योजना का लाभ अब केवल 21 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को ही मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के 11 जिलों में सब समारोह के बाद अब कांगड़ा में बड़े स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा। 18 जून को धर्मशाला के दाड़ई मेला ग्राउंड में आयोजित होने वाले इस भव्य समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सुबह 11:45 पर मुख्यमंत्री सभी नवनिर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला के मनीषा मित्तल हत्या मामले में कांग्रेस सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि पुलिस ने समय रहते गंभीरता बरती होती तो आज एक निर्दोष महिला की जान नहीं जाती। उधर हत्याकांड के दोनों
शूटर को आज कोर्ट ने 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया और अब पुलिस ये उगलवाने का प्रयास कर रही है कि आखिर मनीषा मित्तल का हत्यारा कौन है। सही मायने में इन शूटर को पैसे देकर किसने गोली चलाने के लिए भेजा और किसने मनीषा मित्तल को मरवाया। यानी अब पुलिस ये सच उगलवाएगी और उसके बाद जो मुख्य इस पूरे घटनाक्रम का आरोपी, हत्या का आरोपी है, उसे जेल की सलाखों के पीछे धकेला जाएगा। जनगणना 2027 का पहला चरण आज से हिमाचल प्रदेश में औपचारिक रूप से शुरू हो गया। जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार आज से 15 जुलाई तक संचालित होने वाले प्रथम चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के लिए सभी जिलों में प्रगणकों को पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 13 जून तक पूरा कर लिया गया है। दृष्टिबाधित बेरोजगार संघ ने आज अपनी लंबित मांगों को लेकर सचिवालय के समीप धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से दृष्टिबाधित वर्ग के लिए लंबित बैकलॉग भर्तियों को जल्द भरने की मांग उठाई। उनका कहना था कि लंबे समय से विभिन्न विभागों में आरक्षित पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार इन पदों को भरने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। चंबा में हुए हत्याकांड में सनसनीखेज एक और खुलासा हुआ है। चंबा जिले के चुराव मंडल में हुए चालक हरविंदर सिंह हत्याकांड में पुलिस जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पंजाब से हिमाचल की ओर चिट्टे की खेप लेकर आ रहे 2 सगे भाइयों को पुलिस ने ऊना में गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 63.32 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया, जिसे उन्होंने बाइक की टूल किट में छिपा रखा था। कुल्लू जिला स्थित डीआरडीए कार्यालय की एक महिला कर्मी ने वरिष्ठ कर्मचारी पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया कि डीआरडीए में कार्यरत एक जेई कई महीनों से उसे टॉर्चर कर रहा था। पुलिस थाना कुल्लू ने इस पूरे मामले की तफ्तीश के बाद मामला दर्ज कर लिया है। हिमाचल प्रदेश में सप्ताह भर पश्चिम विक्षोभ एक्टिव रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा कल प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, मगर 18 जून को भारी से भारी बारिश की और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। इसी दिन शिमला, कुल्लू, मंडी, किन्नौर, चंबा में कई स्थानों पर ओलावृष्टि के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं 19 को अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश में इस बार मानसून सामान्य अवधि पर ही आएगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा प्रदेश में 24 जून यानी सामान्य अवधि पर ही मानसून के प्रवेश करने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में पिछले 2 सालों के दौरान मानसून ने जिस तरह से तबाही मचाई थी, उसकी यादों को अभी भी लोगों के जहन में ताजा है। ऐसे में मानसून सीजन के नजदीक आते ही लोगों की नजरें फिर से मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान पर टिक गई हैं। प्रदेश में बीते साल मानसून सामान्य से 4 दिन पहले पहुंचा था। बीते साल मानसून 20 जून तक प्रदेश के अधिकांश स्थानों में पहुंच गया था, जो 26 सितंबर को विदा हुआ था। इस दौरान जमकर हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई थी। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक इस बार हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन बीते साल के मुकाबले कमजोर रहने की संभावना जताई जा रही है, मगर राज्य के कई जिलों में सामान्य से अधिक बारिश का भी पूर्वानुमान लगाया गया। हालांकि मौसम की गतिविधियों में किसी भी समय बदलाव संभव है। ऐसे में आगामी दिनों के दौरान मानसून की सक्रियत और पश्चिम विक्षोभ हवाओं के रुख पर सभी की निगाहें रहेंगी। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।